नमस्कार, काव्य सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी पहल इस चैनल के माध्यम से देशी और विदेशी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकारों की कालजयी कहानियों पर रेखा चित्र बनाकर उसके सारांश को रोचक और मनोरंजक ढंग से आप तक पहुंचाना है। आशा है हमें आपका सहयोग और प्यार हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है चमत्कार। चमत्कार कहानी के लेखक भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में चमत्कार कहानी में कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारत का चित्रण कर समाज में रहने वाले एक ऐसे महत्वाकांक्षी युवक चंद्र प्रकाश का वर्णन किया है, जो जीवन में बड़ी जल्दी लंबी छलांग लगाना चाहता है। वह भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति को नैतिकता और विश्वसनीयता से कहीं अधिक महत्व देता है। किंतु फिर जब चंद्र प्रकाश को कहानी में अपनी गलतियों का एहसास होता है, तो वह कैसे चतुराई से अपनी भूल को सुधार लेता है, यही इस कहानी में दर्शाया गया है। चमत्कार कहानी में 4 प्रमुख पात्र हैं, जिनमें से एक है चंद्र प्रकाश। जीवन में शानो शौकत को तलाशता एक महत्वाकांक्षी ग्रेजुएट नवयुवक, जिसे कहानी में प्रकाश के नाम से संबोधित किया गया है। दूसरी है चंपा, चंद्र प्रकाश की पत्नी, एक पढ़ी लिखी और समझदार स्त्री, जो स्त्री सुलभ गुणों जैसे गहनों और कपड़ों इत्यादि का आकर्षण रखती है। तीसरे हैं ठाकुर साहब, एक दयालु सहृदय व्यक्ति, जो अपने पुत्र वीरेंद्र उर्फ वीरू को ट्यूशन पढ़ाने के लिए चंद्र प्रकाश को वेतन देते हैं। चौथी हैं रमा देवी, ठाकुर साहब की पत्नी। उनके विचार अपने पति के अनुकूल ही हैं। इन्हें कहानी में ठकुराइन भी कह के पुकारा गया है। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को ट्यूशन करने के अलावा और कुछ न सूझा। उनकी माता तो पहले ही मर चुकी थी और इसी साल पिता का देहांत भी हो गया। प्रकाश अपने जीवन के लिए जो मधुर स्वप्न देखता था, वे सब धूल में मिल गए। चूंकि प्रकाश के पिता ऊंचे पद पर थे, अतः प्रकाश को यह आशा अवश्य थी कि पिता की सिफारिशों से उसे किसी अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। किंतु अब वे मंसूबे भी धराशायी हुए। अब तो गुजर बसर करने के लिए वही 30 रुपए महीने का ट्यूशन पढ़ाने का कार्य ही शेष था। पिता ने कुछ विशेष संपत्ति तो न छोड़ी, उल्टा प्रकाश का विवाह कराकर वधू चंपा का बोझ भी प्रकाश के सिर पर लाद दिया। और स्त्री भी ऐसी मिली जो पढ़ी लिखी, शौकीन, जुबान से तेज तो थी ही, साथ ही जिसे मोटे खाने पहनने से मर जाना बेहतर लगता था। चंद्र प्रकाश को 30 रुपए की नौकरी करते शर्म तो आई, परंतु ठाकुर साहब ने उसे रहने का स्थान देकर उसके आंसू पोंछ दिए। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल सटा हुआ था, पक्का, हवादार, साफ सुथरा और जरूरी सामानों से युक्त। ऐसा मकान 20 रुपए से कम में ना मिलता और चंद्र प्रकाश का काम भी केवल 2 ही घंटे का था। ठाकुर साहब का लड़का वीरेंद्र लगभग चंद्र प्रकाश की उम्र का ही था, परंतु वह बड़ा कुंद बुद्धि और कामचोर था। अभी भी 9वें दर्जे में ही पढ़ता था। सबसे बड़ी बात, ठाकुर साहब और ठकुराइन दोनों ही प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि वे उसे अपने बड़े पुत्र के समान ही समझते थे। घर के हर बड़े छोटे मसले में प्रकाश की सलाह अवश्य ली जाती थी। ठाकुर साहब को अंग्रेजी ना आती थी और वे शायद यह मानते थे कि अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ा चंद्र प्रकाश उनसे अधिक बुद्धिमान, चतुर और अनुभवी था। संध्या का समय था। प्रकाश अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ा रहा था, तो ठकुराइन ने अकस्मात आकर कहा, अभी मत जाना बेटा, तुमसे कुछ सलाह करनी है, जरा मेरे साथ आओ। प्रकाश को भीतर ले जाकर ठकुराइन रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? वीरू का ब्याह करा दें? एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो आप वीरू बाबू से ही पूछिए। प्रकाश ने असमंजस में पड़कर कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ? उनका 20वां साल तो है, लेकिन यह समझ लीजिए कि पढ़ाई ना हो सकेगी फिर। ठकुराइन, तो अभी ना करूं, यही सलाह है?
प्रकाश, जैसा आप उचित समझें, मैंने आपसे दोनों बातें कह दी। ठाकुरायन, तो क्या कर डालूं? मुझे तो यह डर है कि लड़का कहीं बहक ना जाए। प्रकाश, मेरे रहते आपको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आपकी इच्छा हो तो शादी अवश्य करवा दीजिए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। ठाकुरायन, सब तैयारियां तुम्हें ही करनी पड़ेंगी बेटा, यह समझ लो। प्रकाश, तो मैं इससे कब इनकार करता हूँ। रोजी रोटी के लिए निर्भर शिक्षित युवकों में एक प्रकार की दुविधा होती है जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान जुटाया जाने लगा। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में से थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं था। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं अधिक मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपए खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात न थी। देखते ही देखते फटेहाल युवक प्रकाश एक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया है, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है। वह चाहता तो 200-400 रुपए बड़ी आसानी से बना लेता, लेकिन वह इतना नीच ना था। फिर उसके साथ यह क्या दगा करता जिसने सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ रखा था। पर जिस दिन प्रकाश ने 5000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन जरा चंचल हो उठा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे आदमी भी पड़े हुए हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5000 रुपए के जेवर खरीदे हैं। ऐसी ऐसी चीजें कि देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। सच कहता हूँ, कुछ चीजों पर तो आंख ठहरती ही नहीं थी। चंपा भी ईर्ष्या जनित विराग भाव से बोली, हमें क्या करना है, जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने, यहाँ तो ठोकरे खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश, इन्हीं लोगों की मौज है, न कमाना न चिंता करना। इनके बाप दादा छोड़ गए हैं, मजे से उड़ाते हैं और चैन से रहते हैं। इसीलिए कहता हूँ, ईश्वर बड़ा अन्यायी है। चंपा, अपना अपना पुरुषार्थ है और अपना अपना भाग्य, इसमें ईश्वर का क्या दोष। यदि तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहाँ तो रोटियां खाना भी मुश्किल है, गहने कपड़ों को कौन रोए। और न इस जीवन में अब ऐसी कोई आशा ही बची है। कोई ढंग की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लूं। मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठकुराइन के यहाँ मैं कैसे जाऊंगी। सोचती हूँ अगर बीमार मैं पड़ जाऊं तो बहाना बन जाए और मेरी जान वहां जाने से बचे। यह कहते कहते चंपा की आंखें भर आईं। प्रकाश ने तसल्ली दी, तुम्हारे लिए एक साड़ी ना ला सकूं, क्या मैं इतना भी ना कर सकूंगा। मुसीबत के ये दिन क्या सदा बने रहेंगे। जिंदा रहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक जेवरों से लदी होगी। चंपा ने मुस्कुरा कर कहा, चलो ऐसी मन की मिठाइयां मैं नहीं खाती, निबाह हो जाए यही बहुत है, गहनों की जरूरत नहीं है मुझे। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया। चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है। रात के भोजन के बाद लेटने पर प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ दी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। बोला, इस शहर में इतने सुंदर गहने बनते हैं, मुझे इसकी आशा न थी। चंपा, कोई और बात करो, गहनों की बात सुनकर मेरा जी जलता है जी। प्रकाश आगे कहता है कि अगर तुम ऐसे गहने पहनो तो रानी लगो। मैंने ऐसी भी औरतें देखी हैं जो गहनों में भद्दी दिखने लगती हैं, और ठाकुर साहब भी मतलब के ही यार निकले। ये ना हो सका कि कह देते इनमें से कोई चीज चंपा के लिए भी लेते जाओ। चंपा, तुम भी कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो। कोई उदार आदमी कभी इतनी कृपा नहीं रखता कि अपने बहू के गहने किसी गैर को दे दे। प्रकाश, मैं गैर नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं ठाकुर साहब के लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा प्रबंध मैं ही देख रहा हूँ। अगर 100-200 रुपए की कोई चीज मुझे दे देते तो यह
कदापि निष्फल न जाती, मगर धनवानों का हृदय धन के भार से सिकुड़कर संकुचित हो जाता है, उसमें उदारता के लिए स्थान ही नहीं रहता। रात के 12 बज गए, परंतु प्रकाश को नींद न आई। बार बार वही चमकीले गहने उसके सामने आ जाते हैं। सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे आभूषणहीन चंपा को देखकर दया आई। यही तो उम्र है जब पहनने ओढ़ने का शौक किया जाता है, और इस उम्र में बेचारी को हर एक वस्तु के लिए तरसना पड़ रहा है। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिलती हुई थी। बीच में एक 5 फीट ऊंची दीवार थी। प्रकाश दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। प्रकाश ने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलूं। अगर वह जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूंगा कि मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया, देखूं यह क्या करता है। अगर संदूक की चाबी मिल गई तो फिर जीत है, किसी को मुझ पर संदेह भी ना होगा। सब लोग नौकरों पर संदेह करेंगे। मैं भी कहूंगा, साहब नौकरों की हरकत है, इन्हें छोड़कर और कौन गहने ले जा सकता है। मैं बेदाग बच जाऊंगा। वीरू की शादी के बाद कोई दूसरा घर ले लूंगा, फिर धीरे धीरे करके एक एक चीज चंपा को दूंगा, जिससे उसे भी कोई संदेह ना होगा। फिर भी वह जब जीनों से उतर रहा था तो उसकी दिल की धड़कन जोर जोर से आवाज कर रही थी। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी भी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, जी बड़ा गजब हो गया, ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई। चोर गहनों की संदूकची उठाकर ले गया। प्रकाश ने पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? चंपा, किसी को खबर भी हो तब न पकड़ेगा चोर को। वही संदूकची ले गया जिसमें विवाह के गहने रखे थे। न जाने कैसे चोर ने कुंजी उड़ा ली, और न जाने कैसे उसे मालूम हुआ कि इस संदूक में ही गहनों की संदूकची रखी है। प्रकाश, यह नौकरों की ही करनी है, किसी बाहरी चोर का यह काम नहीं है। चंपा, नौकर तो उनके तीनों ही पुराने हैं। प्रकाश, नियत बदलते देर नहीं लगती है, आज मौका देखा हाथ साफ कर दिया। चंपा, तुम जाकर उन लोगों को तसल्ली दो। ठकुराइन बिचारी रोकर कह रही थी कि प्रकाश ने महीनों तक इन गहनों को बनवाने के लिए दौड़ धूप की, एक एक आभूषण सामने जचवाया। चोर ने बेचारे प्रकाश की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश भी चटपट उठा और घबराता हुआ जाकर ठकुराइन से बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी, मुझसे अभी अभी चंपा ने कहा। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है, कैसे क्या होगा। जब तुमने दौड़ धूप की थी तब जाकर कहीं चीजें बन पाई थी, न जाने किस मनहूस घड़ी का साया पड़ गया। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने विरोध किया, अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं। 10-10 हजार रुपए यूं ही ऊपर रखे रहते थे, कभी एक पाई भी नहीं गई। ठाकुर साहब बोले, तुम क्या जानो, आदमी का मन बदलते देर नहीं लगती है। जिसने कभी चोरी नहीं की है वह कभी भी आगे चोरी नहीं करेगा, यह कौन कह सकता है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ, एक एक नौकर की तलाशी करवाऊंगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप ही सब उगल देंगे। प्रकाश को पुलिस बुलाने वाली बात खतरनाक लगी, कहीं उसी के घर की तलाशी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। बोला, पुलिस में रिपोर्ट और तहकीकात कराना व्यर्थ है। पुलिस माल तो ना बरामद कर सकेगी, हाँ नौकरों की पिटाई अवश्य कर सकती है। और फिर पुलिस को नजर भी चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा ही स्वांग खड़ा कर दे। मेरी तो सलाह है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्यों बच्चों की सी बातें करते हो प्रकाश बाबू। भला कोई चोरी करने वाला भी अपने मुंह से कबूलेगा कि उसने चोरी की है। हम मारपीट भी तो नहीं कर सकते। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी जान पड़ता है। माल तो बरामद होने से रहा, उल्टे महीनों की परेशानी और हो जाएगी।
हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस हो तो चुपके चुपके पता लगाए तो कदाचित माल बरामद हो जाए, लेकिन यहाँ ऐसी पुलिस है ही कहाँ। तकदीर ठोंक कर बैठे रहो और क्या। प्रकाश, आप भले बैठे रहिए, पर मैं बैठने वालों में से नहीं। मैं इन्हीं नौकरों से चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठकुराइन, नौकरों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर इनमें किसी का नाम निकल भी आया तो भी मुझे विश्वास ना होगा। यह अवश्य ही किसी बाहरी आदमी का काम है, वह चाहे जिधर से भी आया हो, पर चोर आया तो बाहर से ही है। तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर, हाँ प्रकाश बाबू, आप जरा अपने कोठे पर भी नजर घुमाकर देखिए, शायद कोई सुराग मिले। कहीं आपसे ही तो खुला दरवाजा नहीं रह गया था। प्रकाश का दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर वह बोला कि मैं तो 10 बजे ही दरवाजा बंद कर देता हूँ। हाँ, अगर कोई पहले से घात लगाकर ऊपर कोठे पर चला गया हो और वहां छिपा रहा हो तो नहीं कह सकता। फिर तीनों लोग सुराग ढूंढने के लिए छत पर गए तो बीच की मुड़ेर पर किसी के पांव की रगड़ का निशान दिखाई दिया। जहां कल रात प्रकाश का पांव पड़ा था, वहां का चूना निकलकर छत पर पांव का निशान छप गया था। प्रकाश ने छत पर जाकर मुड़ेर की दूसरी तरफ देखा तो ठीक वैसा ही निशान वहां भी छपा हुआ दिखाई दिया। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे। वे संकोच के कारण आगे कुछ कह न सके। प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी और बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि इससे तो यही स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर से आया था। अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, परंतु इतना पता लग जाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। माल तो जाना था सो चला गया। अब चलो आराम से बैठें, आज रुपयों की कुछ व्यवस्था करनी होगी। प्रकाश, मैं आज ही वह घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों? इसमें तुम्हारा क्या दोष है? प्रकाश ने अपनी सफाई देना शुरू कर दी और कहा, आप कुछ भी कहें, परंतु मुझे लगता है कि मेरे सिर बड़ा भारी पाप लग गया। मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया और संभव है कि 2-3 दिन में वह फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत चंपा सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती है। इधर तो वह रसोई में है और उधर कोई आदमी चुपके से छत पर चढ़ जाए तो जरा भी आहट नहीं मिल सकती है। मैं सभी आवश्यक कार्य निपटाकर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो यह देरी बारंबार होती ही रहेगी। अतः मेरे घर का रास्ता आगे के लिए बंद हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इस चोरी की भी सारी जिम्मेदारी मेरे ही सिर है। ठकुराइन, और अगर तुम वहां से चले गए भैया तो फिर तो घर तो और भी ज्यादा भूतों का डेरा हो जाएगा। प्रकाश ने आगे कहा, कुछ भी हो माताजी, मुझे जल्द घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी गलती से चोरी हुई, उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। प्रकाश के जाने के बाद ठाकुर साहब ने ठकुराइन से कहा, बड़ा ही नेक दिल लड़का है। ठकुराइन भी पूर्ण सहमति से बोली, चोर उसके घर की तरफ से आया था। बस यही बात प्रकाश के दिल को लग गई। कहीं यह उस चोर को देख लेता तो कच्चा ही चबा जाता। देख लेना, ये कभी न कभी माल बरामद करेगा और अब इस घर में भी कदापि ना रहेगा, चाहे कितना भी समझाओ इसे। ठाकुर, मकान किराए के लिए कुछ 20 रुपए प्रति माह अतिरिक्त और दे दिया करूंगा प्रकाश को। ठकुराइन, परंतु हम उसके मकान का किराया भला क्यों दें? वह आप ही घर छोड़ रहा है, हम तो कुछ कहते नहीं। ठाकुर, किराया तो देना ही चाहिए। ऐसे शीलवान पुरुष के आगे अगर कुछ झुकना भी पड़े तो इसमें कुछ बुरा नहीं। ठकुराइन, मैं तो समझती हूँ कि प्रकाश किराया लेगा ही नहीं, परंतु 30 रुपए में गुजर भी तो ना होता होगा उसका। प्रकाश ने उसी दिन वह घर छोड़ दिया, क्योंकि उस घर में रहने से चोरी पकड़े जाने का जोखिम था। किंतु शादी के कार्यक्रम के दौरान प्रायः प्रकाश और चंपा इसी घर में रुक जाया करते थे। प्रकाश ने चंपा से कहा कि एक सेठ जी के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए 50 रुपए महीने का काम और मिल गया है और वे रुपए मैं
उन्हीं सेठ जी के पास जमा करता जाऊंगा। उस आमदनी की एक पाई भी घर खर्च में न लूंगा। उन पैसों का उपयोग मैं तुम्हारे लिए जेवर बनवाने में करूंगा। चंपा खुशी से झूम उठी, क्योंकि पति प्रेम का यह परिचय पाकर उसे अपने भाग्य पर बड़े गर्व का अनुभव हुआ। इन्हीं कारणों से देवताओं में उसकी श्रद्धा भाव और कुछ जाग गई। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच कोई पर्दा न था। प्रकाश के पास जो कुछ भी था वह चंपा का था। चंपा ही के पास घर के बक्से, संदूक और अलमारी की चाबियां रहती थी, परंतु अब प्रकाश का एक संदूक अलग से बंद रहता था। उसकी चाबी के विषय में चंपा को कुछ भी पता नहीं था। जब वह पूछती कि संदूक में भला क्या है, तो प्रकाश कहता कि कुछ नहीं, बस पुरानी किताबें हैं जो यहाँ वहाँ पड़ी रहती थी, उन्हें इस संदूक में बंद कर दिया है। चंपा को भी संदेह का कुछ कारण न था। एक दिन चंपा जब प्रकाश को पान देने गई तो देखा कि वह उस संदूक को खोलकर उसमें कुछ देख रहे हैं। चंपा को देखते ही प्रकाश ने जल्दी से संदूक बंद कर दिया और उसका चेहरा सफेद सा पड़ गया। संदेह का अंकुर चंपा के मन में जमा तो सही, परंतु किसी उचित तथ्य का पानी न मिल पाने से तुरंत ही सूख गया। चंपा किसी ऐसे कारण की कल्पना ही ना कर सकी जिससे उस संदेह को कोई आश्रय मिलता, लेकिन 5,000 की संपत्ति को इस तरह छोड़ देना, उसका फिर ध्यान ही ना आए, प्रकाश के लिए आसान नहीं था। वह जब कभी कहीं बाहर से आता तो संदूक को चुपके से खोलकर अवश्य निहारता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश संदूक वाले कमरे में ही सोने लगा। आषाढ़ अर्थात जून जुलाई के उमस भरे दमघोटू दिन थे। छत पर एक साफ सुथरा बरामदा था जो संभवतः बरसात के मौसम में सोने के लिए ही बनाया गया होगा। चंपा ने कई बार वहां सोने के लिए कहा, किंतु प्रकाश नहीं माना, क्योंकि वह पूरा घर अकेला छोड़कर छत पर कैसे सो सकता था। चंपा ने समझाया कि चोरी हम जैसों के यहाँ नहीं होती। चोर भी घर में कुछ देख समझकर ही अपनी जान खतरे में डालते हैं। हमारे यहाँ भला क्या रखा है उनके लिए। प्रकाश ने कुछ खींच कर कहा, कुछ नहीं है तो भी बर्तन भांडे तो हैं ही। गरीब के लिए अपनी थोड़ी सी संपत्ति ही पूरी रियासत के समान होती है। एक दिन चंपा ने घर की सफाई के दौरान संदूक को खिसकाकर दूसरी तरफ रख दिया। प्रकाश ने जब संदूक का स्थान परिवर्तित हुआ देखा तो शंकित स्वर में बोला, यह संदूक तुमने हटाया? यह भी कोई पूछने वाली बात थी। झाड़ू लगाते समय प्रायः वस्तुएं इधर उधर खिसक ही जाती हैं। चंपा चकित स्वर में बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? प्रकाश बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। मगर फिर वही कि प्रकाश जब तक संदूक खोलकर एक बार सब कुछ ना देख ले उसे चैन कहाँ। चंपा जैसे ही भोजन पकाने के लिए गई, प्रकाश ने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगा। चंपा तो प्रकाश के लिए पकौड़ियां बनाने गई थी जो प्रकाश को पसंद भी थी, परंतु जैसे ही चंपा उन्हें तश्तरी में रखकर लाई, प्रकाश ने उसे देखकर संदूक धमाक से बंद कर दिया, उस पर ताला लगा दिया और चंपा को बहलाने के लिए पूछने लगा, तश्तरी में क्या लाई? अच्छा, पकौड़ियां हैं। परंतु आज चंपा को संदेह हो गया। संदूक में क्या है यह देखने की उत्सुकता उसके मन में आ गई। प्रकाश संदूक की चाबी कहीं छिपा कर रखता था। चंपा किसी तरह वह चाबी उड़ाने की तरकीब सोच ही रही थी कि एक दिन चाबियों का गुच्छा बेचने वाला वहां आ निकला। चंपा ने उससे संदूक के ताले की चाबी बनवा ली और संदूक खोल डाला। इतने सारे गहनों को देखकर वह अवाक रह गई। सोचने लगी कि इतने सारे गहने कहां से आए? मुझसे तो कभी भी इनकी चर्चा प्रकाश ने की ही नहीं। सहसा तभी चंपा के मन में यह विचार आया कि कहीं यह ठाकुर साहब के गहने तो नहीं हैं। आभूषण थे तो वही जिनका विवरण प्रकाश ने उसके सामने कई बार पूर्व में दिया था। अंततः उसे यह विश्वास हो गया कि यह आभूषण निसंदेह वही हैं। प्रकाश का इतना घोर पतन, लज्जा और खेद से चंपा का सिर झुक गया। उसने तुरंत संदूक को बंद कर दिया
और चारपाई पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत पड़ी कैसे? यह दुर्भावना इनके मन में आई ही क्यों? मैंने तो कभी आभूषणों के लिए आग्रह ना किया था, और यदि किया भी होता तो इसका यह अर्थ तो नहीं कि वह चोरी करके लाएं। प्रकाश के मन की इस दुर्बलता और आभूषण चोरी करने वाली बात सोच सोच कर चंपा का हृदय बार बार ग्लानि का अनुभव कर रहा था। उसके जी में आया कि इन गहनों को उठाकर ठकुराइन के चरणों में रख दे और जाकर कहे कि आप यह मत पूछना कि ये गहने मेरे पास कैसे आए, आपकी कीमती वस्तु आपके पास आ गई, कृपया इसी में संतोष कर लीजिए। लेकिन फिर इसका परिणाम अति गंभीर भी हो सकता था। उसी दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश के प्रति उसके मन में अब ना तो वह प्रेम ही रहा और ना ही वह सम्मान भाव जो पहले था। बात बात पर अब तकरार होती और अभाव में जो परस्पर सद्भाव था वह भी गायब हो चुका था। कभी एक दूसरे से अपने दिल की हर बात कहने वाले, भविष्य के लिए साथ मिलकर अनेकों नई नई योजनाएं बनाने वाले दंपति आजकल चुप ही रहते थे। कई दिन तक कोई बातचीत ना होती थी। कई महीने इस प्रकार बीतने के बाद शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अर्थशास्त्र पढ़ा था, लेकिन इस पद के लिए शर्त यह थी कि नगद 10,000 रुपए की जमानत जमा करानी पड़ती। अब इतनी बड़ी रकम भला कहां से आए? प्रकाश तड़प कर रह जाता था। एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय पर बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं इस पद के लिए आवेदन लगाते हो? प्रकाश ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास जमानत के लिए 10,000 रुपए कहां से आए? ठाकुर साहब ने कहा, अजी तुम आवेदन तो लगाओ, अगर सारी बातें तय हो जाएं तो जमानत भी दे दी जाएगी, इसकी चिंता ना करो। प्रकाश ने हैरान होकर पूछा, क्या आप जमानत दे देंगे? ठाकुर साहब, हाँ क्यों नहीं, यह कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर चला तो उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। उसको यह पता था कि यह पद उसे अब अवश्य ही मिल जाएगा, किंतु फिर भी वह प्रसन्न नहीं है। ठाकुर साहब की सरलता और उसके ऊपर से उनका प्रकाश पर इतना अटल विश्वास प्रकाश के मन को आहत कर रहा था। ठाकुर साहब की शराफत प्रकाश के कमीनेपन को बुरी तरह से कुचल रही है। फिर भी जब घर आकर प्रकाश ने यह खुशखबरी चंपा को सुनाई तो चंपा ने मुंह फेर लिया और बोली, तुमने ठाकुर साहब से जमानत क्यों दिलवाई? प्रकाश ने चिढ़कर कहा, तो फिर और किससे दिलवाता? चंपा, अगर यह पद ना भी मिलता तो भी क्या काम न चलता? रोटियां तो मिल ही रही हैं। रुपए पैसों की बात है, अगर बैंक में कुछ भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ साथ ठाकुर साहब के रुपए भी जाएंगे। प्रकाश, यह तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक हो जाएगी? मैं क्या इतना बड़ा अनाड़ी हूँ? चंपा ने विरक्त हृदय से बोला, अब आदमी हो, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। बैंक में बदल गई तो क्या होगा? प्रकाश का कलेजा ठक करके रह गया। उसने तीखी नजरों से चंपा को देखा, परंतु चंपा ने अब तक अपना मुंह फेर लिया था। चंपा के मनोभावों के विषय में प्रकाश कुछ निश्चय ना कर सका, किंतु खुशी के अवसर पर चंपा का इस प्रकार विरक्त हो जाना उसे विचलित करने लगा। प्रकाश फिर से चंपा के कहे वाक्यों पर विचार कर यह सोचने लगा कि कहीं इन वाक्यों में कोई आक्षेप तो नहीं लगाया गया था। प्रकाश को यह भी लगा कि कहीं चंपा ने संदूक खोलकर तो नहीं देख लिया, परंतु इस प्रश्न का उत्तर जानना उसके लिए परम आवश्यक था। प्रकाश ने भोजन करते समय चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर यह कहा था कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती? चंपा ने उसके प्रश्न को नजरअंदाज करते हुए कहा कि कुछ नहीं, मैंने तो यूं ही दुनिया की बातें आपसे की, यह बात आपसे यही सोचकर कही थी। परंतु प्रकाश को फिर भी संतोष ना हुआ। बोला, इसका अर्थ तो यह हुआ कि जितने लोग भी बैंक में नौकर हैं उनकी नीयत बदलती रहती है। चंपा ने बहस से बचने के लिए कहा, तुम तो बात पकड़ते हो जी, ठाकुर साहब के यहाँ
हुई शादी में ही तुम अपनी नीयत ठीक नहीं रख सके। 100-200 रुपए की वस्तुएं तुमने अपने घर रख ही ली। प्रकाश के दिल का बोझ उतर गया। मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो तुम्हारा संकेत उस तरफ था, लेकिन मैंने कमीशन के सिवा उनकी एक पाई भी नहीं ली, और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं। बड़े बड़े शासक प्रशासक खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने तिरस्कार भाव से कहा, जो आदमी हमारे ऊपर इतना विश्वास रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई लेना भी मैं पाप समझती हूँ। तुम्हारी सज्जनता तो मैं तब मानती जो तुम कमीशन के रुपयों को ले जाकर ठाकुर साहब के हवाले कर देते। विगत 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे ऊपर क्या क्या उपकार किए हैं कुछ याद है? मकान तुमने छोड़ा, परंतु वे तुम्हें ट्यूशन फीस के 30 रुपए माह के साथ साथ प्रति माह 20 रुपए अतिरिक्त मकान किराया व्यय स्वरूप देकर कुल मिलाकर 50 रुपए प्रति माह देते जाते हैं। क्षेत्र से उनके घर कोई भी सौगात या उपहार इत्यादि आता है तो वे तुम्हारे घर अवश्य भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी ना थी तो ठाकुर साहब ने अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। घर पर मेहरी के काम करने ना आने पर खबर पाते ही अपने नौकर तुम्हारे घर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में डॉक्टर की फीस भी उन्होंने ही दी। दिन में कई बार हालचाल पूछने ठकुराइन भी आ जाती थी। आज के जमाने में कोई अपने रिश्तेदारों की जमानत ना देगा, परंतु उन्होंने तुम्हें जमानत के लिए 10,000 रुपए नकद निकाल कर दे दिए। इसे तुम क्या छोटी बात समझते हो? अगर तुमसे कभी बैंक में कोई भूल चूक हो जाए तो उनके पैसे तो जब्त ही समझो। जो आदमी हमारे ऊपर इतनी दया रखे उसके लिए हमें भी प्राण देने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रकाश जब भोजन करके लेटा तो उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। मन का विकार उसी समय मालूम होता है जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। जब हम किसी सामाजिक और राजनीतिक अन्याय का व्यंग चित्र देखते हैं तो हमारा मन भी उस चोट का अनुभव करता है, क्योंकि दर्शाए गए विषय का विकार एक स्थान पर केंद्रीकृत हो जाता है। चंपा के तिरस्कार भरे शब्दों ने प्रकाश के मन में ऐसी ग्लानि उत्पन्न कर दी कि जिसका बोझ उसके द्वारा चोरी किए गए गहनों के संदूक से कई हजार गुना भारी था। प्रकाश के मन में फैला हुआ यही विकार एक ही बिंदु पर केंद्रीकृत होकर उसके हृदय में टीस उत्पन्न कर रहा था। कुछ दिन बाद प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई। इसी के उपलक्ष्य में उसने अपने घर पर दावत रखी, जिसमें अन्य कई मेहमानों के साथ साथ ठाकुर साहब, उनकी स्त्री वीरू और उसकी नवेली बहू सभी आए हुए हैं। चंपा उनके सेवा सत्कार में लगी है। बाहर कुछ अन्य मित्रगण गा बजा रहे हैं। भोजन के बाद ठाकुर साहब घर चलने को तैयार हुए कि तभी प्रकाश ने आग्रह पूर्वक कहा कि आज आपको अपने परिवार के साथ यहीं रहना है दादा, मैं इस वक्त आपको ना जाने दूंगा। चंपा को प्रकाश का यह आग्रह उचित नहीं लगा, क्योंकि घर पर चारपाइयां बिछावन इत्यादि नहीं है और जगह भी नाकाफी है। रात भर उन्हें तकलीफ देना और स्वयं तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता है, यह चंपा ना समझ सकी। फिर भी प्रकाश बार बार आग्रह करता ही रहा। परिणाम स्वरूप ठाकुर साहब को भी यह प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ा। रात्रि के 12 बजे जब ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे, बीरू और प्रकाश बाहर बरामदे में और तीनों स्त्रियां अंदर कमरे में गहरी नींद सो रही थी कि तभी प्रकाश जागा और वीरू के सिरहाने से ठाकुर साहब के घर की चाबियों का गुच्छ धीरे से उठाया और अपनी गहनों की संदूकची चुपके से निकालकर ठाकुर साहब के घर की ओर चल पड़ा। कई महीनों पहले वह इसी तरह कंपित हृदय से ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पैर तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, किंतु तब कांटा चुभने की वेदना थी और आज कांटा निकलने का संतोष। तब उसके अंदर एक ज्वर का चढ़ाव था।
उन्माद, ताप और व्याकुलता से भरा हुआ, किंतु आज उसी ज्वर का उतार था, शांत और शीतल। तब उसके कदम बार बार पीछे ठिठकते थे, किंतु आज आगे ही आगे बढ़ते जाते थे। प्रकाश ने ठाकुर साहब के घर पहुंचकर वीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूकची रख दी। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से घर का द्वार बंद किया और अपने घर की ओर लौट पड़ा। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी हेतु धवलागिरी पर्वत को धारण कर ले जाते हुए जिस गर्वित आनंद की अनुभूति की होगी, कदाचित उसी आनंद की अनुभूति आज प्रकाश को वह संदूकची धारण कर ले जाते हुए हुई थी। कुछ माह पूर्व गहनों को अपने घर लाते समय उसके प्राण सूख रहे थे, मानो वह किसी गर्त में, गहरी गर्त में गिर रहा हो, किंतु आज गहनों की संदूकची लौटाते समय उसे आकाश की सी ऊंचाइयों को छूने जैसा अनुभव हुआ। अपने घर पहुंचते ही प्रकाश ने पुनः चाबियों का गुच्छ सावधानी पूर्वक सोए हुए वीरू के सिरहाने रख दिया और स्वयं अपने स्थान पर आकर सो गया। ठाकुर साहब प्रातः काल चले गए। प्रकाश प्रतिदिन संध्या काल वीरू को पढ़ाने जाया करता था, किंतु आज प्रकाश अधीर होकर तीसरे पहर ही पढ़ाने जा पहुंचा। वह देखना चाहता था कि गहनों की संदूकची का आखिर क्या हुआ। वीरेंद्र ने प्रकाश को देखते ही खुश होकर कहा, बापूजी, आपके यहाँ की दावत हमारे लिए बड़ी ही शुभ थी। जो गहने चोरी हो गए थे वे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी ही मुबारक दावत दी थी तुम्हारी, बड़ी ही मुबारक दावत थी तुम्हारी। संदूक का संदूक मिल गया, एक भी गहना कम नहीं है, जैसे कोई केवल कुछ दिन रखने के लिए ही ले गया हो। प्रकाश ने कुछ विश्वास न आने का अभिनय किया और दिखाया जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी आंखों से संदूकची को खोलकर उलट पलट कर देखा। सचमुच 6 माह पूर्व चोरी गए गहने ज्यों के त्यों वापस मिल चुके थे। फिर प्रकाश गंभीर स्वर में बोला, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, मेरी बुद्धि तो कुछ काम नहीं करती। ठाकुर साहब ने कहा, किसी की भी बुद्धि काम नहीं करती। वीरू की माँ कहती है कि यह कोई दैवीय घटना है। आज मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई। प्रकाश, यदि आंखों देखी घटना ना होती तो मैं इस पर कभी विश्वास न करता। आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं करवाया था? ठाकुर, अनुष्ठान तो 20 करवाए थे, किंतु उसका पुण्य लाभ आज प्राप्त हुआ है। इसी खुशी के अवसर पर आज हमारे यहाँ दावत है। आपको और चंपा को अवश्य आना होगा। घर लौटकर जब प्रकाश ने यह खबर चंपा को सुनाई तो वह दौड़कर प्रकाश के गले से लिपटकर रोने लगी, जैसे उसका बिछुड़ा हुआ पति बहुत दिनों के बाद घर लौटकर आया हो। प्रकाश, आज उनके यहाँ दावत है और हमें चलना है। चंपा, मैं कल हजारों भूखों को भोजन करवाऊंगी। प्रकाश ने सजल नेत्रों से कहा कि तुम तो सैकड़ों का खर्चा बतला रही हो, किंतु मुझे तो इतना आनंद हो रहा है कि लाखों खर्च करके भी यह मन का आनंद कम ना होगा। मित्रों, यह कहानी हमें लालच के वशीभूत होकर क्षणिक स्वार्थ पूर्ति हेतु किए गए कृत्य के कारण मन पर पड़ने वाले बोझ और आत्मग्लानि का विवरण देती है। हम बिना विचारे कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें अपनी ही दृष्टि में नीचे गिरा देता है और बाद में हमारे पास पछतावे और प्रायश्चित के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं बचता। कहानी का किरदार प्रकाश बहुत भाग्यशाली है, जिसे उसकी पत्नी चंपा ने सांकेतिक प्रेरणा से गलती का साक्षात्कार करवाया, और उससे भी अधिक यह कि प्रकाश ने अपनी तार्किकता से भूल का सुधार कर भी लिया। परंतु अधिकांशतः यह अवसर सभी को नहीं मिल पाता है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए, और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।